आज हम आपको पढ़ाने वाले 10th क्लास के जितना भी मैथ का जो चैप्टर है, आपको सभी चैप्टर का बोर्ड लेवल का यानी जो एग्जाम में आएगा उसका पूरा थ्योरी आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लिए तो आपको जो हिंदी के बाद जो मैथ का एग्जाम है उसमें कोई दिक्कत हो इसी से ही आपको आएगा। बस एक बार क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है। चलिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है आपको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज हमको जानना जरूरी है, तो सम संख्या जानना बहुत जरूरी है। आपको दे देगा, कहा देता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है, तो ध्यान देना है एबीसीडी के कोई अक्षर तो रहबे करेगा, उसके साथ प्लस रहे माइनस रहे गुना में रहेगा तो खाली सम संख्या रहना चाहिए। देखिए सम संख्या प्लस में रहे माइनस में उससे कोई दिक्कत नहीं, ये सब सम संख्या होता है। लेकिन विषम संख्या की जब बात करा जाएगा ना तो विषम संख्या में कहा रहेगा कि प्लस और माइनस में भी रहेगा से विषम रहेगा, प्लस और माइनस में विषम रहेगा, बाकी एने वाला सम रहता, बाकी एने वाला क्या रहता है, सम रहता है। देखिए आज सरस्वती पूजा है और साथ ही साथ ब्लैक डे है, उधर से थोड़ा सा आवाज आपको आ रहा होगा तो वो सब थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अभाज्य संख्या रूट संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपनी एक से और खाली अपने से भाग लगता है उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, ठीक है। उसी प्रकार से भाज्य संख्या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो एक से कटे और अपने से कटे और साथ ही साथ कोई अन्य संख्या से कट जाए तो उसको क्या हम लोग कहेंगे कि भैया भाज्य संख्या हो गया। ये चीज आपको प्रायिकता में भी बड़ी जरूरी पड़ेगा। दे देता है कि एक सिक्का को उछालने पर या पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भी संबंधित पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। ये आप लोग पढ़े हैं कि रूट में जो रहता है अपरिमेय संख्या रहता है, जो प्योर टकी के रूप में लिखा जाता है वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। शांत और शांत से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई परिमेय संख्या है जिसमें क्यू निचला का गुणनखंड करने से कट जाना चाहिए, 2 और खाली 5 आए। अगर क्यू का गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आएगा तो कैसा हो जाएगा, कि हो जाएगा शांत, और 2 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर में पक्का एगो क्वेश्चन आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या निकाला जाता है, कि एचसीएफ निकाला जाता है। ये फिक्स है कि आएगा और इसमें एक फॉर्मूला सिर्फ होता है, वो होता है कि दो संख्या दे देगा a गुने b, a गुने b बराबर उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला चैप्टर में इतना थ्योरी आपको कंप्लीट होना चाहिए। टाइप की चीज आपको अगर आता है तो आपको एग्जाम में पहला चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन दे दो, कहा है कि बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए हमको याद रखना ज्यादा बेहतर है कि बहुपद नहीं वाला तो रूट में जो रहेगा या बाटा में रहेगा या एक्स के पावर बाटा में रहे, ऐसा रहेगा तो बहुपद नहीं होती है। जो रूट में रहता है, संख्या की बात नहीं कर रहे, एक्स रूट में रहना चाहिए। संख्या रूट में रहेगा तो संख्या से हमको बहुपद का कोई लेना देना नहीं होता है, हमको लेना देना होता है एक्स यानी 4 को लेना देना होता है कि अगर रूट में रहे बाटा में रहे या एक्स के पावर 2 बाटा 3 या कोई भी बाटा में रह सकता है तो बहुपद नहीं होता। बात को ध्यान रखिएगा। दे देता है बहुपद और कहता है कि उसमें शून्याकों की संख्या यानी हलों की संख्या कितनी होगी, तो बहुपद का घात देखिएगा, जितना घात होगा उतना ही उसके शून्याकों की संख्या होगा। एक नंबर पूछता है। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये मानक रूप होता है यार, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात मतलब घात 2 होगा। अब इसी द्विघात बहुपद से संबंधित आपको अल्फा बीटा से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। आप समझिए ना, द्विघात बहुपद के कै गो शून्याक होगा, 2 गो, एक को अल्फा से सूचित किया जाता है, एक बीटा से सूचित किया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। उसी प्रकार से हमको अल्फा बीटा दे करके कहा देता है कि द्विघात बहुपद निकालिए, या अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा देगा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है जी। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद से भी संबंधित कुछ सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बटा ए सूत्र हो जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अल्फा बीटा देख करके वैसा देख के कहा जाएगा कि निकालिए, तो कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम ये कोई फॉर्मूला नहीं, तो हल करने के बाद इतना ही जाता है। उसी प्रकार से ये भी देता है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे कि अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आपको पता हो, वहां पर आके इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद त्रिघात बहुपद के सूत्र, जिस तरह से द्विघात बहुपद के सूत्र होता है उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के सूत्र होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो द्विघात बहुपद में इतना सारा आपको एकदम पक्का पक्की जानकारी होना ही चाहिए। आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर, दो चर वाला रैखिक समीकरण। कि तीसरा चैप्टर में हमको क्या क्या इंपोर्टेंट है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि रैखिक समीकरण से संबंधित दो बात होता है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, तो रैखिक समीकरण का पूरा की घात कितना होता है, तो उसका घात एक होता है। वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसी को रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका अगर आलेख खींचिएगा, ग्राफ खींचेगा तो एक सरल रेखा आएगा। यानी रैखिक समीकरण का दो मतलब हुआ। पहला मतलब हुआ कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है, और दूसरा मतलब हुआ कि इसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, अब देखिए दो चार वाले रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां होती है, पांच गो, लेकिन आपको पढ़ना है चार गो। कौन कौन, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। ये तो आपको भी कंफर्म है कि ग्राफीय विधि में 5 नंबर का पक्का आना है। लेकिन ये जो तीन गो बचा, ये तीन गो खाली मूड़ी गिनाने वाला है का नहीं भाई साहब, ये तीनों में से एक गो 2 नंबर पक्का देगा। दो चार वाला रैखिक समीकरण 2 गो दे देगा और कहेगा कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि या ये विधि ना कह के डायरेक्ट कहे कि हल कीजिए, तो आपको यानी तीनों में से कोई में से हल कीजिएगा और ग्राफीय विधि तो 5 नंबर पक्का रहेगा। ओके, उसके बाद दो चर और रैखिक समीकरण से संबंधित शर्त होता है, उस शर्त को जानना जरूरी होता है कि एक नंबर में अक्सर पूछ देता है। अगर a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 तो उसका केवल एक हल होता है, और जब ग्राफ होगा तो एक एक बिंदु पर ना काट करेगा, जय वो हल होगा तय बिंदु पर काटता है। लेकिन निकाय की बात करेंगे तो निकाय में दो को जवाब आता है। एक होता है कि अगर हल है तो ये है कैसे, तो संगत आएगा। ठीक है, अगर हल है तो संगत, और एक हल आने पर विरोधी होता है। लेकिन अगर तीनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो अनेक हल सब बराबर तो सब है, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, समपाती आ जाता है। ध्यान देना है, कैसा ग्राफ आ जाता है, तो समपाती आ जाता है। लेकिन ये भी तो हल है ना भाई साहब, हल रहेगा तो संगत, लेकिन अनंत हल वाला के लिए गौर निकाय होता है, उसको बोलते हैं आश्रित बोला जाता है। ठीक है जी, इसके बाद हम थर्ड कंडीशन चलते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, समानांतर, क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा तो कोई हल ना होगा। और जब हल नहीं है तो इसको असंगत कहा जाता है, इसी को विरोधी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप जितना भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब सब के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। देखिए भाई आपको डबल क्वेश्चन पूछेगा, डबल क्वेश्चन पूछेगा तो हम पागल थोड़ी ना यार कि हम उसको क्या करें कि पूरा कवर करना है, हमको आधा कवर करना है, तो हमको मेन में चैप्टर में तैयारी रहेगा तो बाकी सब ठीक रहेगा। जो नहीं आपको पता उसको टच भी नहीं करना है। हम आपको यहाँ पर सिर्फ तैयारी करवा रहे हैं, आपको हम यहाँ याद नहीं करवा रहे हैं, साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल्स वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसा कि हम बात करते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर में द्विघात सूत्र होता है। देखिए बहुपद जो हम आपको बताएं, बहुपद वाला सूत्र इसमें इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुपद यानी दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा आता है, द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का सूत्र पता नहीं, वो भी आएगा। त्रिघात बहुपद के सूत्र जो होता है, यहाँ भी त्रिघात समीकरण का सूत्र आएगा। तो हम तो आपको नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो जरूरी से इसमें बता रहे हैं। तो द्विघात सूत्र बहुत इंपोर्टेंट है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। इसमें गलती कहाँ करता है कि बाटा पूरा में ना कि खाली रूट वाला में बाटा देता है, नहीं भाई साहब पूरा में बाटा होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें आ जाता है एक चीज, इसमें एक चीज आया कि विवेचक, विवेचक मतलब डी का सूत्र का होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूटवा वाला होता है वही डी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखी है, इसको गौर से समझिए। देखिए आपसे पूछेगा कि क्या बताइए कि बहुपद है, तो भाई साहब बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक बाटा में आ गया। लेकिन यही कहेगा कि जो लिखा हुआ है क्या समीकरण है, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होगा भाई साहब, क्योंकि बराबर में जीरो लिखना होगा समीकरण होने के लिए। समीकरण और बहुपद में अंतर ही होता है कि बहुपद में जीरो ना रहेगा लेकिन समीकरण में जीरो रहेगा। तो द्विघात समीकरण है लेकिन बहुपद नहीं है, बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता भी है।
उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद जैसा होता है, उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसमें भी है, लेकिन इसमें खाली क्या आ गया है, बराबर में जीरो आ गया है, क्योंकि समीकरण का पहचाने होता है बराबर। ठीक है जी, उन्हें कुछ भी रह सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ कंडीशंस होते हैं कि द्विघात बहुपद के मूल्य यानी x का मान हल कैसा आता है, तो डिपेंड करता है विवेचक पर। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात समीकरण का जो हल होता है किस पर निर्भर करता है, तो विवेचक पर निर्भर करता है। तो अगर d का मान जीरो आ गया तब जो मूल आता है यानी हल जो आता है तो वास्तविक भी आएगा और समान भी आएगा। लेकिन डी का मान प्लस में मतलब जीरो से बड़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से अगर बड़ा आएगा, डी का मान जीरो से बड़ा, तो तब मूल वास्तविक तो आएगा लेकिन अलग अलग आएगा। ठीक है जी, अगर डी का मान माइनस में आ गया, डी का मान देखिए तो लिखा नहीं यार, ये सब ना गड़बड़ आ जाता है, ये सब लिखने में गड़बड़ आता है, तो हम इसलिए आपको ऐसे शॉर्ट में लिख दिए कि डी का मान माइनस में आ गया या जीरो से छोटा, वही तो बच गया। तब मूल जो आएगा वो काल्पनिक आएगा, काल्पनिक को अवास्तविक भी हमारा शॉर्ट में लिखे अवास्तविक होगा। ये आपको चौथा चैप्टर का इतना थ्योरी आपको कंप्लीट। पांचवा चैप्टर की बात करते हैं समानांतर श्रेणी यानी एपी में। एपी में क्या क्या चीज हमको जरूरी है, तो देखिए एक कुछ फॉर्मूला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन तक चलेंगे तो उसका फॉर्मूला, उसको भाषा में पूछता है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कि एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। लेकिन इसी को कहा कर कि वर्गों का योग कर देगा कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन धानों का योग कर देगा ना, जो सिर्फ कुछ नहीं था उसका क्या करना है कि वर्ग कर देना है, तो प्राकृतिक संख्या का योग था उसका वर्ग कर दीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का वर्ग कर देना है। देखिए फॉर्मूला से बस वर्ग कर देना है, इसमें फॉर्मूला वही मिलता जुलता है, बस एक्स्ट्रा ई वाला आ जाता है, थोड़ा सा याद करने में सुविधा होगा आपको। देखिए समानांतर श्रेणी का जो व्यापक पद का सूत्र यानी एनवा पद जो होता है से टीएन से सूचित किया जाता है, एन से भी सूचित किया जाता है और एन से भी सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब यूज हो जाता है तो आपको घबराते हैं, ध्यान दीजिए ये सब एक चीज है, एक एक व्यक्ति के तीन वो नाम है एक तरह से कहिए। ठीक है, अब सार्वांतर यानी पदांतर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए भाई साहब कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, पांचवा में से चौथा घटाएंगे, एनवा में से एक कम में घटा देंगे, एक हो कि 100वां में से कितना घटाएंगे, तो 99 वाला पद घटा देंगे, टीएन का मान निकल के अगला में से पिछला को घटा देना है। ओके, एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और भी इसका फॉर्मूला होता है एन बटा 2 ए प्लस एन कहिए चाहे ए प्लस टी एन कहिए चाहे ए प्लस ए एन कहिए, क्योंकि टी एन एल तीन चीज ना इसको सूचित किया जाता है, तो कोई भी रह सकता है आपको। ठीक है, देखिए ई एनवा पद का सूत्र है एसएन के रूप में, तो क्या होता है टी एन बराबर एसएन माइनस एन माइनस 1, यहाँ माइनस 1 जो है से एन के साथ में ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे समझते हैं कि यदि तीन कुछ चीज एपी में दे देगा, एबीसी एपी में है, तब क्या होगा, तब बीचला के दोगुना करने से औठलन के जोड़ने के बराबर आता है। बीचला के दोगुना मतलब 2b और औठलन के जोड़ने मतलब a प्लस सी। अगर b का मान निकालना चाहेंगे तो 2 कोने लेके चलेंगे तो 2 चल जाएगा भागा में n। ठीक, अच्छा एपी में होने के लिए एक नंबर का पूछ देता है, एक नंबर की पूछता है कि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो समान रूप से बढ़ना चाहिए या समान रूप से घटना चाहिए। एपी कहते हैं उसी को जो समान रूप से जोड़े या घटा के रूप में बढ़े या घटे, उसी को क्या कहा जाता है, एपी में कहा जाता है। तो ये भी एक नंबर में पूछ देता है, इस बात का ध्यान देना। अब हम बात करते हैं छठा चैप्टर त्रिभुज में। त्रिभुज में समरूप और सर्वांगसम से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या पूछता है इसमें कि समरूप कब होगा, जब संगत कोण बराबर, लेकिन संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। सर्वांगसम कब होता है कि संगत कोण तो बराबर हो करेगा, संगत भुजा भी बराबर हो जाता है। यानी सर्वांगसम के मतलब तो सब अंग समान, सर्व प्लस अंग प्लस सम होता है, मतलब सभी अंग समान होना चाहिए, लेकिन समरूप में भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। ये दोनों अंतर होता है, ध्यान रखिए। इसे पूछ देता है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होती है, उल्टा पूछ देता है। क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 5 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी और 5 नंबर के भी। जैसे थेल्स परमेय, थेल्स के विलोम, क्षेत्रफल वाला परमेय, पाइथागोरस परमेय और पाइथागोरस परमेय के विलोम। इस सब परमेय क्या होता है आपको पूरा डिटेल्स में प्रूफ किया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन बताया गया होगा, आप इसको एकदम रेडी रखना ही रखना है। उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या कहा है कि एगो कोण का अर्धक है, मतलब यही दोनों कोण सेम है, तब क्या होता है कि यही भुजाओं का अनुपात
अब आधार के जो आधार बचल है, जो 2 भाग में बट गया है, इसके अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी बटा ए सी बराबर बीपी बटा पीसी। देखिए वही लिखे, ए बी बटा ए सी बराबर बीपी बटा पीसी होता है। इसमें 2 नंबर का पूछ देता है, यहाँ दे देगा कि 4 दे देगा, यहाँ 6 दे देगा, यहाँ 7 दे देगा, यहाँ x दे देगा, यहाँ कि x का मान निकालिए, अर्धा दे देगा। तो ये तो थेल्स पर में है, ये पता नहीं है कि ये अर्धक होता है, प्रूफ भी होता है। 5 नंबर एक बार पूछा हुआ है। 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। त्रिभुज का नाम भी देता है, ये दे देगा और कहे भाई बताइए कि इधर वाला कौन होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की 7वां चैप्टर में, कि इसमें क्या क्या जरूरी है। तो देखिए इसमें चतुर्थांश का निर्देशांक बहुत इंपोर्टेंट है, कि प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है, निर्देशांक प्लस प्लस वाला को प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश क्या होगा तो माइनस प्लस हो जाता है, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस, एंड चौथा चतुर्थांश क्या होता है प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है जी। मूल बिंदु का निशान बहुत इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में 0 0 होता है। एक साक्ष का समीकरण भाई साहब देखिए, वो एक साक्ष रहेगा तो उस पर तो y रहने नहीं करेगा, एक साक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि y अक्ष का समीकरण x का मान 0, एक साक्ष का समीकरण y बराबर 0, लेकिन y अक्ष की बात करें कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा तो x बराबर 0 होगा। अब एक साक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, आई भाई साहब जब एक साक्ष पर चलिएगा तो x का मान कुछ ना कुछ तो होगा करेगा, लेकिन y तो 0 हो जाता है एक साक्ष पर। लेकिन वही बात करेंगे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर y का मान तो कुछ ना कुछ होगा करेगा, लेकिन x का मान पक्का पक्की 0 होगा। तो वही लिखा गया है कि एक साक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है, लेकिन y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0y हो जाता है। सब 1 नंबर पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, पहला x होगा, दूसरा का y क्या होगा, x के मान को भुज कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और y के मान को कोटि। x के जब मानवा रहेगा से भुज रहेगा, और y के मानवा को कोटि कहेंगे। लेकिन भाई साहब हो गया बड़ी आसान, ऐसा क्वेश्चन पूछो ना करता, उसको थोड़ा सा पलट देता है। कैसे पलटता है, एक साक्ष से दूरी, भाई एक साक्ष से दूरी चलिएगा तो y का मान ना इन्हें ना जाना पड़ेगा, तो आता है कोची y का मान आ जाता है। जब y का मान आ जाता है तो उसको कोटि ना कहेंगे। एक साक्ष से दूरी चलेंगे तो y का मान, तो y का मान तो कोटि कहलाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसी प्रकार से y अक्ष से दूरी कहेगा तो x के मान, और x के मान को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो ध्यान देना। दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2। देखिए भाई साहब यहाँ पहले x1 लिखिए या x2 लिखिए, ये होल स्क्वायर होने के कारण कोई समस्या नहीं होगा। रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाता है कि भाई x1 x2 खत्म हो, खाली xy बन जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। विभाजन सूत्र क्या होता है कि mx2 प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि अंतर विभाजन में प्लस होता है, y विभाजन माइनस होता है। mx2 प्लस माइनस nx1 बटा m प्लस माइनस n, और y इसी प्रकार से y का मान होगा, ये तो x का मान हो गया, my2 प्लस माइनस ny1 बटा m प्लस n हो जाता है। ठीक है। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा साउंड भी जा रहा होगा, आवाज बगल में भाई पूजा हो रहा है, तो उस आवाज को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, बहुत आसान है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। उसके आगे केंद्रक का निशान क्या होता है, मध्य बिंदु को पता है, उसके बाद केंद्रक। तो केंद्रक में त्रिभुज का केंद्रक होता है, तो त्रिभुज के तो 3 शीर्ष होता है, a b c होता है, क्या 3 गुना x का मान होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा। मध्य बिंदु जैसा ही है यार, और y का निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा, ये केंद्रक का निर्देशांक है। अब केंद्रक निकालते समय क्या होता है कि माध्यिका से निकाला जाता है, तो वही बात हम आगे लिखे हैं कि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। 1 नंबर में अक्सर ही पूछ दिया है। उसी प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है 1/2 मोड आप लोग भूल जाते हैं, x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2। इसका ट्रिक क्या होता है कि 123 221 312 आप लोग ऐसे याद किए होंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये इंपोर्टेंट बहुत ही है, कहा जाता है कि 3 को बिंदु देकर कहा जाता है कि संरेख है। तो संरेख 2 तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, पहला क्षेत्रफल वाला सूत्र पर भी और दूसरा दूरी सूत्र पर भी हम लोग संरेख सिद्ध कर सकते हैं। कैसे भैया, आपको कहा जाए कि सिद्ध कीजिए संरेख, और कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो संरेख हो जाएगा। लेकिन कहा देता कि दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, तो उस कंडीशन में 3 को बिंदु देगा, ए देगा, बी देगा, सी देगा, तो हम क्या करें कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे एंड ए सी निकालेंगे। तो एकरा में सबसे बड़ा क्या होगा, तो देखने से पता चलेगा कि सबसे बड़ा कौन है, दूरी पता चलेगा ना। तो लोग समझता है कि ए सी, नहीं भाई साहब सबसे बड़ा ए सी होता है, तो जरूरी नहीं है।
कोई भी हो सकता है। तो कोई बड़ा, जो बड़ा होगा उसको एक तरफ लिखिएगा और छोटा वाला को जोड़ देना है। छोटा दोनों जोड़ दीजिए, अगर बराबर आ गया तो हम कहीं कुछ संदेह होगा। कहने का मतलब है कि बड़का बराबर छोटकन का योगफल हो गया तो बिंदु संरेख हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ गया। अथवा त्रिकोणमिति को चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में ना आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट में लिखे हैं, इसे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब फॉर्मूला को एक बार बारी बारी से देख लेंगे, ठीक है। देखिए साइन थीटा का सूत्र पी बटे एच, इसका उल्टा होता है कोसेक एच बटा पी। कोस उल्टा कोस थीटा का सूत्र बी बटे एच, तो उल्टा में क्या होता है एच बटा बी हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला तो आपको इंपॉर्टेंट ही है। साथ ही साथ देखिए अब जब साइन के उल्टा कोसेक होता है तो ना लिख सकते साइन बराबर एक बटा कोसेक, और कोसेक ये नहीं आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस के उल्टा जब सेक होता है तो कोस बराबर एक बटा सेक लिख सकते हैं, और सेक को इन्हें लेकर जाए तो गुना हो जाता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। उसी प्रकार से tan को उल्टा होता है, ठीक है। अब वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यू हम यहाँ पर आपको सब लिखे नहीं है, लेकिन आपको क्या करते हैं कि चार्ट एगो हम बना दिए हैं, उसको आपको दिखाते हैं। पहले आप देख लीजिए एक बार इसको। पाइथागोरस पर में, अरे भाई साहब पाइथागोरस पर में एक होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लैम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लेकिन इसको 6 को बना देता। अरे बारे बा, अरे यदि इसी को तो इन्होंने पलट के कर दिया जाता कि ये तो स्क्वायर होने जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ये सब आप 6 को इस तरह से पढ़े हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला देखते हैं कि वर्ग वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी इसी को आदमी देखिए इतना सारा फॉर्मूला है निकाला गया है, सिर्फ एगो से, इस एगो से तो निकाला गया है कि sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो cos स्क्वायर होने लेके चल जाएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी जगह पर ना ये बहुत यूज होता है, इसको लिख सकते हैं एक के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है। इंपोर्टेंट है, इसका उपयोग बहुत जगह ऐसा होता है। उसी प्रकार से साइन का वैल्यू निकालना रहेगा तो स्क्वायर होने लेके चल जाएंगे, ये स्क्वायर यहाँ पर ऐसे उसको लेके चल जाएंगे तो रूट आ जाएगा। उसी प्रकार से कोस का हम निकालना चाहेंगे तो साइन को इन्हें लेके आ जाएंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी एक बार प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही बन रहा है, और उसी प्रकार से स्क्वायर जब इन्हें लेके जाएंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है जी। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी को इन्होंने करके लिखित रही तो बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, ये आपको हम ऐसे लिख दिए हैं। अब इसी प्रकार से आप लोग तो पढ़ने किए होंगे। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी से हम लोग इतना सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये सब फॉर्मूला आप एक बार एकदम अच्छे से दिमाग में रनिंग कर लेना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कि साइन थीटा कोस थीटा का जो मान होता है -1 से लेके 1 तक होता है। -1 से ना तो छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है, तो ये एक नंबर में पूछ देता है, ये आप ध्यान रखें। ओके, अब नेक्स्ट बात है पूरा का कोण से संबंधित सूत्र होता है कि पूरा का कोण से संबंधित इसको बोला जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। देखिए होता तो 6 में है, ये तो 6 में लिखा गया है, लेकिन 3 को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन कोस और tan वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका कोट भी होता है। देखिए tan बदलेगा कोट में तो कोट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में तो कोसेक बदलेगा सेक में। इस तरह से आपको पढ़ाया गया था, इसका हम चार्ट भी आपको दे देंगे। देखिए नेक्स्ट बात है कि अगर साइन ए बराबर साइन बी दे देगा तो क्या होता है कि साइन साइन काट के ए बराबर बी बचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे देगा कि साइन ए बराबर दे देता है 1/2, तो कहता है कि ए का मान निकालिए, तो कोई बात ना है, ए के जगह पर साइन 1/2 जब साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो जब साइन साइन काटेगा तो क्या बचेगा, ए बराबर 30 डिग्री। देखा जाता है तो भाई साहब ए और ए काटता नहीं है, लेकिन 10th तक में कोई दिक्कत है, काट दिया एग्जामिनर इतना समझता है कि भाई 10th क्लास का है, 11th 12th में जाएगी तो इसके पीछे आपको रीजन बताया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोस के लिए भी हो सकता है कि कोस कोस बराबर, तो कोस कोस काट के ए बराबर भी। उसी प्रकार से tan के लिए भी हो सकता है ना जी। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए अब बताया ना कि फॉर्मूला जो वैल्यू होता है उसका कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री मान 1/2 होता है, 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री मान √3/2 होता है, 90 का मान कितना होता है 1 हो जाता है। अब वैल्यू को क्या करना है कि आपको स्टॉप वीडियो करके आप आसानी से एक बार मन में चला लीजिए ताकि आपको एक बार रिवाइंड हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं 9वां चैप्टर में। 9वां चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग होता है। इसमें कुछ नहीं, 2 गो बात आता है, उन्नयन कोण आता है, एगो अवनमन कोण आता है। ये होता क्या है भाई साहब, जो नीचे कोण बनेगा, देखिए
ये नीचे कोण बनता है तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊपरे बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण कहा जाता है। बस इतना अंतर है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है, सब त्रिकोणमिति वाला ही बात आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीथ यानी 10वां चैप्टर में। तो ब्रीथ में बहुत सारा 1 नंबर 2 नंबर में और 5 नंबर में 2 थ्योरी है जो आपको पूछता है, उसके भी आपको हम बताएं कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो ब्रीथ को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। सकेंद्रीय ब्रीथ किसे कहते हैं, तो वैसा ब्रीथ जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो उसी को कहा जाता है सकेंद्रीय ब्रीथ, ठीक है जी। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष से होकर ब्रीथ जाता है, जैसे ब्रीथ है ना, और इसके अंदर क्या करते हैं कि शीर्ष से गुजारते हुए एक चतुर्भुज बनाते हैं, टी जो हो जाएगा से कैसा कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात होता है कि शीर्ष कोण को जोड़ने से, शीर्ष कोण जो आमने सामने के कोण को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। आपको ये पता होगा कि जो केंद्र से होकर जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, सबसे बड़ी भी होती है। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। आपको मन में लग रहा है कितना फास्ट है बोल रहे हैं, देखिए भाई साहब आप लोग ध्यान लगा के सुनिए, एक बार देख लीजिए, फिर आपको सुनना है, ज्यादा धीरे धीरे बोलने में भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसे थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पूरा थ्योरी आपको कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। अगला बात है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण के दुगना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वृत्त रहेगा, यहाँ पर केंद्र है, एक चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा ना भाई साहब, और परिधि पर इतना कोण बनेगा, तो परिधि पर अगर 20 डिग्री बन रहा है तो केंद्रों पर 40 डिग्री बनेगा, क्योंकि केंद्र पर दोगुना बनता है। ध्यान रखना है कि केंद्र पर ज्यादा और परिधि पर कम, तक कितना ज्यादा, तो दोगुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पे। लेकिन वृत्त के एक बिंदु कहा जाएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर क्या एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा क्या होता है कि त्रिज्या पर लंब होता है, जैसे वृत्त है ना, इस पर स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ से त्रिज्या डाले, पक्का पक्की क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होती है। 2 वृत्त से संबंधित कुछ बात आपको जानना, हम आपको यहाँ समझा देते हैं। अगर 2 वृत्त एक दूसरे से अलग है तो इससे होकर 4 गो स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचाएगा, लेकिन यही दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श करने रहेगा तो 3 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचाता है। लेकिन यही 2 गो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगा तो सिर्फ 2 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन यही 2 गो वृत्त अंतः स्पर्श कर देगा भाई साहब तो सिर्फ 1 गो स्पर्श रेखा खींचाएगा। लेकिन यही 2 गो वृत्त दोनों सकेंद्रीय हो जाएगा, जैसे इस तरह से सकेंद्रीय होगा, इससे क्या है, वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एक को ना खींचेंगे भाई साहब तो एक पर होइबे नहीं करेगा, तो इससे एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। लेकिन कह देगा कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है, इससे वृत्त पर क्या है, तो भाई साहब ना स्पर्श का नहीं खींचाएगा, तो वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे क्या हुआ, स्पर्श रेखा, तो 2 गो और दोनों की लंबाई बराबर होती है भाई साहब, दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये प्रूफ करने के लिए भी देता है 5 नंबर के लिए, तो ठीक है, आप लोग इसको पढ़े एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम आपको यहाँ प्रूफ करेंगे तो वीडियो भाई बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर को कवर करना है, ठीक। अब बात करते हैं हम रचना में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत होता है कि कैसे इसमें बनाया जाता है। आप लोग अगर इसमें कोई दिक्कत करता होगा, देखिए अगर आप लोग को इस तरह के थ्योरी में कहीं पर ऐसा लगता है कि हमको डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर का ये टॉपिक हमको दिक्कत करता है, आपको पूरे अच्छे से हम डिटेल्स में वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, हालांकि टाइम ज्यादा नहीं है, आप फोकस कीजिए, जितना पढ़े उतना ही। बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है कि व्यास बराबर यानी डी बराबर 2r होता है, तो r बराबर डी बटा 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त के क्षेत्रफल में आधा कर देंगे तो पाई r स्क्वायर बटा 2, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि कहेगा तो पाई r, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप और परिमिति, देखिए भाई साहब परिधि परिमाप परिमिति वृत्त के लिए सेम होता है, बाकी सबके लिए अलग होता है। परिधि पाई r, लेकिन परिमाप और परिमिति हमेशा सेम होता है, लेकिन यही दोनों तीनों अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त के भी तीनों सेम लेकिन बाकी सबके लिए अलग। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई r होता है, लेकिन परिमाप या परिमिति सेम होता है, तो पाई r प्लस 2r। इसी प्रकार से 2r के जगह पर डी भी लिख दिया जाता है, या फिर पाई का सॉरी
और क्या कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। हम चतुर्थांश की बात करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चौथा भाग, तो वृत्त के क्षेत्रफल में चौथा भाग है तो 4 से भागा दे देंगे। और चतुर्थांश की परिधि क्या होगा, तो वृत्त के परिधि में 4 से भागा दे दीजिए ना, तो काट के 2 आ जाएगा, तो पाई आर बटा 2 हो जाता है। चतुर्थांश की परिमाप क्या हो जाएगा, तो पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर जुड़ जाता है इसमें। लेकिन वलय का क्षेत्रफल, वलय होता कहाँ भाई साहब, तो द्विगो केंद्रीय वृत्त रहता है ना, ये वाला जो भाग होता है इसे वलय कहलाता है, अंदर में खाली रहता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो बड़का वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त को क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़का त्रिज्या हो जाएगा, छोटा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या तय की गई दूरी बटा क्या हो जाता है, परिधि होता है। और दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय, और परिधि तो परिधि 2 पाई आर होता है, आप 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। आपको चाल और समय देख कर त्रिज्या देता था, कहता कि चक्रों की संख्या बताइए कि इतना समय में कितना चक्र लगेगा, तब इसको निकाल लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्र भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट है कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो थीटा बटा 360 तो रहेगा, बस 2 पाई आर से हो जाए। तो क्षेत्रफल कहेगा ना, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटा 360 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए कहा देगा कि चाप की लंबाई, तो क्या करना कि परिधि में थीटा बटा 360 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा चाप की लंबाई आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में तनिक जगह टेल है, वो क्या टेल है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें से कुछ घटाना पड़ता है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये घटा दीजिएगा आपको निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। देखिए और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिखे, आपके लिए यही इंपोर्टेंट है, बस इतना तैयार रहेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। इसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़े, घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, ये एच एल होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 2 हाइट इंटू एल प्लस बी हो जाता है, या फिर 2 एल प्लस बी इंटू एच लास्ट में लिखिए चाहे शुरू में लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घन की बात करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो भुजा के क्यों हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन इसकी विकर्ण का बात करें तो √3 इंटू ये हो जाता है। इसका विकर्ण कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको दे देता है इस तरह से क्वेश्चन। अब बात करते हैं गोला में कि गोला का आयतन क्या होता है, तो √3/4 गुने पाई आर क्यूब हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला की बात करेंगे तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अरे गोला में 2 से भागा दे देंगे तो 2 से भागा दे देंगे, काट के 2 आ जाएगा, हो जाएगा किसका, तो अर्धगोला का हो जाएगा आपको। ठीक। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल अर्धगोला का तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक में 2 से भागा दे देंगे तो काट के कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, ध्यान देना है। वक्र मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठ का तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। हम बात करते हैं बेलन में कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये सब फॉर्मूला आपको 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर डायरेक्ट आपको यूज होता है, ये सब ध्यान रखिएगा आप। हम शंकु की बात कर लेते हैं तो शंकु के आयतन का तो 1/3 बेलन के आयतन में 3 से भागा दे दीजिए, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है जी। छिन्नक की बात करते हैं तो छिन्नक से क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा कि छिन्नक के आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वक्र वाला तो रहबे करेगा, साथ ही 2 वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ जाता है, यानी पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे कुछ अब हम बात करते हैं 14 नंबर चैप्टर यानी सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स की बात करते हैं। इसे माध्य मात्रक बहुलक आता है, तो माध्य के सूत्र क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। या फिर माध्य का एक और सूत्र होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, औसत कि सभी को जोड़ उतना सा भागा दीजिए वही हो जाता है उसका माध्य। देखिए बहुलक को क्या कहते हैं, एम नोट से स्विच कहता है। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस
F2 गुने H होता है। ध्यान देना भाई साहब, यहाँ पूरा में बाटा नहीं होता है। जिस प्रकार से आप लोग द्विघात बहुपद में आपको पूरा में बाटा रहता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन 4AC होता है बटा 2A होता है। यहाँ बाटा पूरा में होता है लेकिन यहाँ बाटा जो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है। कंफ्यूजन, इसलिए हम आपको यहाँ ब्रैकेट कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब बहुलक का मतलब बताइए कि जो बार बार आता है, जो ज्यादा बार आता है, जो ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। माध्यक क्या होता है, जिसको एमसीक्यू होता है, माध्यक में तो सजाने पर जो बीच में आता है, फंसता लेकर कहां पर है, तो माध्यक में फंसता है। क्या होता है कि बिना सजेले बीच में, उसको पता है कि माध्यक के मतलब बीच में होता है, लेकिन बिना सजेले वो देख लेता है, आंसर हो जाएगा गलत। एक नंबर आपको गबड़ा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। माध्यक के सूत्र क्या होता है, तो माध्यक के सूत्र एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच हो जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया किसका सूत्र, तो माध्यक का सूत्र हो गया। ये सब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में डायरेक्ट इससे यूज होता है। आगे की बात करते हैं, परिसर पूछ देता है कि परिसर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी आंकड़ा देखे सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान को घटा दीजिएगा ना, तो ही उसका परिसर निकल जाता है। वर्ग चिन्ह मतलब x जो होता है सो वर्ग चिन्ह होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी दोनों सीमा को जोड़ के 2 से भागा दे देता है, वही उसका वर्ग चिन्ह निकलता है। देखिए, माध्य माध्यक बहुलक में रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, इसी को संकेत के रूप में भी लिख देता है। आप इसको ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है। अब हम लोग लास्ट चैप्टर में पहुंचे, प्रायिकता में। प्रायिकता में क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले तो प्रायिकता के सूत्र क्या होता है, तो घटना ई के घटने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, उसी को संकेत के रूप में भी लिख देते हैं। ऐसा पूछा भी है 1 नंबर में, आपको दे जाता है कि भाई बताइए कि कैसे पी बराबर क्या होगा, एनी बटा एनएस, एनएस बटा एनी, एनी प्लस एनएस, इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, मतलब पी मतलब घटना होने की और ई डैश मतलब घटना नहीं होने का योगफल कितना होता है, 1 हो जाता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। देखिए, आपको यहाँ पर लिख दी है कि भाज्य और भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको पहला चैप्टर वाला बताए थे आपको। देखिए, ताश में कुल पातों की संख्या 52 होती है। ताश में कुल 2 रंग के पत्ते होते हैं, वो काला होता है, एक रेड होता है। तस्वीर वाला पत्तों की संख्या 12, तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है। देखिए, कुल कार्ड देखा जाता है तो 13 होता है। एका को 1 मान के 1 से लेकर 10 तक, फिर बेगी, फिर बेगी हो गया, फिर गुलाम हो गया, फिर बादशाह हो गया, इन सब 13 हो, तो 13 के 52, सभी पत्ते 4-4 गो होते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम लगभग लगभग जितना आपको इंपॉर्टेंट था सारा थ्योरी पढ़ा दिए, 1 से लेकर के पूरा 15 चैप्टर तक, जो अब इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप खाना खा रहे हैं, टहल रहे हैं, उसको सुनिए केवल। हम फास्ट बोले हैं थोड़ा, क्योंकि आपको कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, एक छोटा सा वीडियो आपको बनाएंगे, हम कॉपी पर बनाएंगे। ऐसे आपको बनाएंगे तो आपको यहाँ बोर्ड पर पता नहीं चलेगा, कॉपी पर बना के बताएंगे कि कैसे आपको वहां लिखना है, बहुत फायदेमंद होगा। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।